अस्सलामुअलैकुम। आपको मालूम है हमने ऑर्गेनल्स को यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से ऑर्गेनल्स को पढ़ना शुरू किया है। पहली दो ऑर्गेनल्स यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ ली होंगी। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस की। तो आइए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते। आपके मन में आता होगा कि सर इसका कोई और नाम भी तो हो सकता है, इतने प्यारे इतने सुंदर और नाम भी तो होते हैं, ये नाम क्यों रखा? तो प्यारे बच्चों, इस नेम की जो एटमोलॉजी है, इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो आपको बताता है कि ये नाम क्यों रखा गया। आप देखिए, माइटो की एटमोलॉजी है रॉड, फिलामेंट को कहते। तो कुछ सेल्स के अंदर ये रॉड शेप्ड देखा गया और कुछ सेल्स के अंदर इसकी शेप कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया की एटमोलॉजी वेसिकुलर है, ग्रेनुलर है। तो यानी कुछ सेल्स के अंदर इसकी शेप माइटो की सूरत में, माइटो रॉड को कहते, फिलामेंट को कहते। तो कहीं पर ये रॉड शेप दिखाई दिया, कॉन्ड्रिया वेसिकुलर को कहते, ग्रेनुलर को कहते। तो कुछ सेल्स के अंदर ये ग्रेनुलर होता है, तो नाम रख दिया गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। प्यारे बच्चों, इसे हम कहते पावर हाउस ऑफ द सेल, चूंकि ये यूज्ड एनर्जी का फॉर्मूला आता आपको, उसे एडीपी कहते, यानी यूज्ड एनर्जी को रीयूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसे कहते पावर हाउस ऑफ द सेल। चूंकि ये एटीपी की फॉर्मेशन करता है, इसीलिए आपको उन सेल्स के अंदर ज़्यादा मिलेगा जहाँ पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी जो बॉडी के सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। जहाँ पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर मसल के हवाले से बात कीजिए तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है उनमें। और अगर आप मस्कुलर एक्टिविटी करना शुरू हो जाएं तो प्यारे बच्चों, धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आइए सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी इसको देख लीजिए। यानी कहीं पर तो ये रॉड शेप दिखाई दिया और कहीं पर वेसिकुलर, ग्रेनुलर, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी मॉर्फोलॉजी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखा रही, और उसके मुताबिक ये है कि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। और प्यारे बच्चों, ये जो आपके सर ने सबसे बाहर की तरफ बनाई है, ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। और आप देख लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। और प्यारे बच्चों, हम कहते ये आउटर मेम्ब्रेन सीव के तौर पे एक्ट करेगी, यानी इसमें बेतहाशा पोर्स होते हैं, ये सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती है, ज़्यादातर सब्सटेंसेस को ये पास थ्रू होना अलाउ कर रही होती है, सिलेक्शन की बात नहीं होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आपको बेतहाशा ऐसी प्रोटीन्स मिलती हैं जिन्हें हम पोरिन्स कहते। प्यारे बच्चों, पोरिन्स की एटमोलॉजी पोर है। तो चूंकि बेतहाशा पोर्स मिलते हैं, उन पोर्स के थ्रू सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट होती है। तो हम ये नहीं कहते कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, बल्कि हम ये कह रहे होते कि ये सीव के तौर पे एक्ट करती है, यानी सीव छाननी को भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बेतहाशा पोर्स होने की वजह से इसे सीव बोलते हैं। फिर एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के बाहर की जानिब जो स्पेस है, यानी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसे हम लोग बोलते इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर इन बिटवीन को कहते, मेम्ब्रेन आपको मालूम है। तो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और फिर ये आप देख लीजिए, ये जो आपको इन फोल्डेड फॉर्म के अंदर दिखाई दे रही, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इनर मेम्ब्रेन कहते।
और इनर मेम्ब्रेन के बाहर की जानिब आपको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस मिलेगी और इसे आउटर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। फिर प्यारे बच्चों, इनर मेम्ब्रेन के स्पेस, इनर मेम्ब्रेन से अंदर की जानिब जो आपको स्पेस मिलती है इसे इनर कंपार्टमेंट कहते, इनर कंपार्टमेंट। और याद रखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। और प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डेड फॉर्म के अंदर है। ये जो इन फोल्डेड फॉर्म में होने की वजह है, इससे क्या होगा, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर बेइंतहा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। इस इनर मेम्ब्रेन से कुछ पार्टिकल्स लिंक्ड होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं F1 पार्टिकल्स। याद रखिए साइंटिस्ट का नेम है फर्नांडिस मोरैन। उन्होंने इन पार्टिकल्स को देखा तो अपने नाम पे यानी F1 बोल दिया। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए कहते F1 पार्टिकल्स यानी फर्नांडिस मोरैन पार्टिकल कहते। एक दफ़ा फिर समरी सी देख लीजिए, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। कहीं पर तो रॉड शेप दिखाई दी है और कहीं पर वेजिकुलर। तो प्यारे बच्चों, इसकी डबल मेम्ब्रेनस होती है। डबल मेम्ब्रेन्स के हवाले से बात कीजिए, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और ये सीव के तौर पे एक्ट करेगी। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोल देंगे या आउटर कंपार्टमेंट कहेंगे। जो इनर मेम्ब्रेन है उसको इनर मेम्ब्रेन ही कहेंगे। और प्यारे बच्चों, और जिस पार्ट को इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज कर रही उसे इनर कंपार्टमेंट कहते, या आप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोल दीजिए। मैट्रिक्स क्या होता है, मैटर को कहते। तो इस इनर कंपार्टमेंट के अंदर जो भी मैटर है आप उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोल दीजिए। इसके अंदर क्या होता है ये सारी बातें आपको बतानी है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर के हवाले से बात है, ये उन सेल्स के अंदर ज़्यादा होता है जहाँ पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे आप मसल्स के हवाले से बात कीजिए, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। अब प्यारे बच्चों, इसके फंक्शंस के हवाले से बात कीजिए। एक तो बता दिया कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी ये इन्वॉल्व होता है एटीपी जनरेशन में, या आप बोल दीजिए जो यूज्ड एनर्जी है उसको रीयूजेबल फॉर्म के अंदर जो कन्वर्ट कर रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर इसके हवाले से कुछ और बातें कीजिए तो हम लोग बोलते ये इन्वॉल्व होता है किस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एक स्टेप है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों ये होता है कहाँ पे, हम कहते हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। फिर इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर और क्या होता है कुछ देर में बता रहा हूँ। फिर प्यारे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन के एक स्टेप है उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी लिंक्ड होते हैं किससे, हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन से। वो जो को एंजाइम क्यू है, साइटोक्रोम एंजाइम बी, साइटोक्रोम एंजाइम सी, A3 और फिर एटीपी सिंथेटेस भी मौजूद होती है। प्यारे बच्चों, रेस्पिरेटरी चेन या आप बोल दीजिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो प्रोसेस भी इसके अंदर होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फिर प्यारे बच्चों, यहीं पर होता है क्या, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। और आपको मालूम ये जो F1 पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली हैं क्या, ये उसी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है, एटीपी सिंथेटेस
एक एंजाइम है जो इससे लिंक्ड होती है। तो प्यारे बच्चों, ये सारी बातें माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से थी। अब आइए हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। याद रखिए, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस इसलिए बोलते कि ये सेंट्रल पार्ट होता है। एनिमल सेल के हवाले से बात कीजिए तो वैसे सेंट्रल इन पोजीशन भी है, और फंक्शंस के हवाले से बात कीजिए तो सेंट्रली इंपॉर्टेंट होता है। इसका नाम रख दिया क्या? न्यूक्लियस। हम कहते हैं लाइफ ऑफ सेल इज रेगुलेटेड बाय न्यूक्लियस। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ सेल इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको जो रेगुलेट कर रहा वो न्यूक्लियस है। इनको प्यारे बच्चों रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया, और इनकी डिस्कवरी पे कोई शक था ही नहीं। चूँकि प्यारे बच्चों एक तो ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, फिर तकरीबन हर सेल के अंदर तो मौजूद होता है। किसी सेल के अंदर एक होगा, उस सेल को बोल देंगे मोनोन्यूक्लिएटेड। किसी में दो होंगे तो बोल देंगे बाई न्यूक्लिएटेड, और किसी में मोर देन 2 हो तो उसे कहते मल्टी न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस के हवाले से बात की जाए तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके जो पार्ट्स हैं उनके हवाले से धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो डबल मेम्ब्रेनस है, तो यानी हम उसे न्यूक्लियर इनवेलप भी बोल दिया करते। न्यूक्लियर इनवेलप। तो न्यूक्लियर इनवेलप की बात की जाए तो 2 मेम्ब्रेन्स आपको इसके अंदर मिलती हैं। प्यारे बच्चों, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये फिजिकली लिंक्ड होती है किससे? इससे पहले आपने पढ़ लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आउटर मेम्ब्रेन लिंक्ड होती है। इसीलिए आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी आपको राइबोसोम्स मिलते हैं। फिर प्यारे बच्चों, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और जहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस फैशन के अंदर आ जाए और जहाँ पर ये दोनों मिल जाएं, तो ये दोनों मिलकर जिस जगह पर मिलेंगी वहाँ पर पोर्स बनते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स आपको किसी सेल के अंदर मिलेंगे लेस और किसी में होंगे मोर। न्यूक्लियर पोर्स किसी सेल के अंदर आपको ज्यादा मिलते हैं, किसी में कम। अब ये किस बेस पर होता है? तो याद रखिए, न्यूक्लियर पोर्स का इनवर्स रिलेशन है डिफरेंशिएशन के साथ। डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होगा तो न्यूक्लियर पोर्स कम होंगे, लेस डिफरेंशिएटेड होगा तो न्यूक्लियर पोर्स ज्यादा होंगे। जैसे लेस के हवाले से बात कीजिए तो ये उनके अंदर होंगे जो लेस डिफरेंशिएटेड हैं। नहीं, ऐसी बात है नहीं, जो मोर डिफरेंशिएटेड हैं। जो मोर डिफरेंशिएटेड होंगे उनमें न्यूक्लियर पोर्स आपको मिलेंगे कैसे? कम मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रेड ब्लड सेल्स की बात कीजिए तो ये मोर डिफरेंशिएटेड है तो न्यूक्लियर पोर्स आपको कम मिलेंगे। फिर आपके मन में एक सवाल तो आएगा कि सर, रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमन का मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं और फुली डिफरेंशिएटेड रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर पोर्स कहाँ से आ गए? तो प्यारे बच्चों, आपको बताना यह है कि ये ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की बात नहीं हो रही। ओस्टिक थाइस, चूंकि आपकी बुक में लिखा है इसीलिए रेफरेंस आपकी बुक से है बेटे। ओस्टिक थाइस, बोनी फिश की बात कीजिए तो उसके रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो ये उनके न्यूक्लियर पोर्स की बात हो रही है। आपको न्यूक्लियर पोर्स ज्यादा उन सेल्स के अंदर मिलेंगे जो लेस डिफरेंशिएटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेड ब्लड सेल्स की बात कीजिए
फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल की बात कीजिए तो ये मोर डिफरेंशिएटेड है और लेस न्यूक्लियर पोर्स हैं। और लेस डिफरेंशिएटेड सेल यानी एग की बात कीजिए तो इसमें मोर न्यूक्लियर पोर्स मिलेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों अभी एग से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस है, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यानी डीएनए से आरएनए बन के जाना किधर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो चूंकि अभी इसने डिफरेंशिएट होना है, जाइगोट बनना है, फिर बहुत कुछ बनना है इससे, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी किधर से, न्यूक्लियस से। इसीलिए न्यूक्लियर पोर्स भी ज्यादा होने चाहिए फॉर डिफरेंशिएशन। तो याद रखिए अगर मोर डिफरेंशिएटेड है तो न्यूक्लियर पोर्स कम होंगे, और अगर लेस डिफरेंशिएटेड है तो न्यूक्लियर पोर्स ज्यादा होंगे, ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन आए और वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म के अंदर आ सके। इसके बाद फिर प्यारे बच्चों जो दूसरा कंपोनेंट मैं आपको बता रहा उसे हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। आइए बात करें किसकी, न्यूक्लियोप्लाज्म की। याद रखिए न्यूक्लियो न्यूक्लियस को कहते, और प्लाज्म बोलिए तो क्या, फ्लूइड को कहते। तो फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे आपने पढ़ा है साइटोप्लाज्म कि फ्लूइड ऑफ सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म एंड फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही इस न्यूक्लियोप्लाज्म यानी फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपको फ्लूइड मिले, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको क्या मिलता है, तो याद रखिए हम कहते हैं इसमें न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए है, आरएनए है, तो इसके अंदर आपको एंजाइम्स भी मिलती हैं, डीएनए पॉलीमरेज भी मिलेगी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी आपको मिलता है। फिर इनऑर्गेनिक आयंस के हवाले से बात कीजिए, मैग्नीशियम भी आपको मिल जाएगा, वाटर तो होता ही है। फिर प्रोटीन्स के हवाले से बात कीजिए, आपको हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपको मिल जाएंगी। ये केमिकल मेकअप है न्यूक्लियोप्लाज्म का, ये केमिकल कंपोजिशन है न्यूक्लियोप्लाज्म की। इसके बाद फिर प्यारे बच्चों हम जिक्र करेंगे किसका, हम न्यूक्लियोलस का जिक्र करेंगे। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्कली स्टेन्ड बॉडी देखी गई तो उसका नाम रख दिया गया क्या, न्यूक्लियोलस। प्यारे बच्चों नॉन मेम्ब्रेनस कंपोनेंट होता है। फिर आपके मन में आएगा कि सर फिर इसको, इसकी शेप को मेंटेन कौन कर रहा, तो ये बात बतानी आपको। न्यूक्लियोलस की बात की जाए तो इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक प्यारे बच्चों आउटर पेरिफेरल पार्ट होता है और एक सेंट्रल पार्ट होता है। जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसे कहते हैं ग्रेनुलर एरिया, और जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं फिब्रिलर एरिया। अब सुन लीजिए क्यों कहते, भाई फिब्रिलर एरिया को तो फिब्रिलर एरिया इसीलिए कहते, यहां पर आपको कुछ फिब्रिल्स मिलेंगे। यानी कौन मिलता है, यहां पर आपको मिलेगा राइबोसोमल डीएनए। तो चूंकि ये फिब्रिस की सूरत में, राइबोसोमल डीएनए क्या होता है, याद रखो वो डीएनए जो राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करे उसे बोलते हैं क्या, राइबोसोमल डीएनए बोलते। आपको मालूम आरएनए से, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते। तो प्यारे बच्चों राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए के जिस पार्ट से बनता है उसे राइबोसोमल डीएनए कहते। इसीलिए इस एरिया को हम लोग कहते हैं फिब्रिलर एरिया, कि यहाँ पर आपको राइबोसोमल डीएनए भी मिल जाएगा, राइबोसोमल आरएनए भी मिलता है। अब ग्रेनुलर एरिया की बात कीजिए तो ये जो बाहर वाला एरिया है ये ग्रेनुलर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, यानी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम
एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आपको इस ग्रेनुलर एरिया के अंदर मिलते हैं। राइबोसोम वैसे भी ग्रेनुलर बॉडी है, इसके कंपोनेंट्स भी ग्रेनुलर होते हैं, इसीलिए प्यारे बच्चों राइबोसोमल प्रिकर्सर यूनिट्स आपको मिलेंगे, यानी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आपको ग्रेनुलर एरिया के अंदर मिलता है। ग्रेनुलर होता ही इसलिए कि यहाँ पर राइबोसोम के ग्रेनुलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट मौजूद होता है। आपसे पूछ रहा हूं प्रोटीन फैक्ट्री इज राइबोसोम, लेकिन फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस। आप देखिए यहां पर ये बनते हैं। फिर प्यारे बच्चों लास्ट एक कंपोनेंट जो आपको इसके अंदर मिलता है उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। तो आज हमने क्रोमोसोम पे कुछ बातें करनी है। याद रखिए ये जो क्रोमो कलर्ड को कहते, सोम बॉडी को कहते, तो जब आप क्रोमोसोम को स्टेन करेंगे तो हर क्रोमोसोम पर इतने ज्यादा रंग आते हैं कि रंग शरबतों का। हर क्रोमोसोम पर बहुत सारे रंग हैं, इसीलिए तो कहते हैं क्या, क्रोमोसोम। अब प्यारे बच्चों अगर आप एक टिपिकल क्रोमोसोम यानी रेप्लिकेटेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम को देखिए तो इसके बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं उन पे बात करेंगे। आपको 2 इसके अंदर मिलेंगे, कौन, क्रोमाटिड्स। एक प्यारे बच्चों ये वाला है सारा और दूसरा ये है, तो 2 क्रोमाटिड्स मिलते हैं और सेंटर में ये जिस पॉइंट से अटैच होते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहते। सेंट्रो सेंट्रल से है, मीरो यूनिट को कहते पार्ट के साथ एसोसिएट किया, तो सेंट्रल पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर। ये यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म के अंदर होता है। हर सेंट्रोमियर से कुछ पर्टिकुलरली प्रोटीन्स लिंक्ड होती हैं और उसे हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर्स। ये 2 इन नंबर है बेटे, प्लेग्स ऑफ काइनेटोकोर प्रोटीन्स हैं, उन्हें काइनेटोकोर कहते। काइनेटो काइनेटिक्स को कहते, कोर सेंट्रल को कहते। तो इस सेंट्रल वाले पार्ट से फाइबर्स इसको पकड़ेंगे और फिर काइनेटिक्स होगी, फिर मूवमेंट होती है, इसीलिए तो इस पार्ट को काइनेटोकोर फाइबर्स, काइनेटोकोर पार्ट्स कहते, और जो फाइबर्स इससे अटैच होते उन्हें काइनेटोकोर फाइबर्स कहते। और फिर ऐसी कॉन्स्ट्रिक्शन किसी और जगह पर भी हो सकती है, तो प्यारे बच्चों से हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। बेसिकली ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है यही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है इस न्यूक्लियोलस की आउटर कवरिंग बनाने के अंदर, तो इसीलिए इसकी शेप की मेंटेनेंस हो पाती है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस की वजह से। तो ये हर क्रोमोसोम के 2 कंपोनेंट्स मजीद भी हैं कि एक तो हम लोग कहते हैं 2 इसमें क्रोमेटिड होते, फिर सेंट्रोमियर, फिर सेंट्रोमियर से एसोसिएटेड काइनेटोकोर। ऐसी कॉन्स्ट्रिक्शन कहीं और भी मिले तो वो क्या, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या कहते, सेंट्रोमियर, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगी और ये न्यूक्लियोलस की आउटर कवरिंग बना रहे होते। प्यारे बच्चों ये जो क्रोमोसोम है इसके नंबर के हवाले से बात की जाए तो हम कहते जो सोमैटिक सेल्स हैं आपकी बॉडी के, यानी वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनमें डिप्लॉयड नंबर में होते, यानी 2 सेट होते। लेकिन अगर आप जो सेक्स सेल्स हैं गमीट्स की बात की जाए तो उनमें इनका नंबर हाफ हो जाएगा, यानी हैप्लॉइड होते। यानी ह्यूमन सेल के हवाले से बात की जाए तो हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स होते हैं सोमैटिक सेल्स में। लेकिन आप गमीट्स की बात कीजिए तो उस स्पर्म की, एग की, तो उसमें हाफ यानी 1 सेट यानी 23 क्रोमोसोम्स मिलते। आप बता सकते हैं फ्रॉग के अंदर कितने होते? फ्रॉग में 26 क्रोमोसोम सोमैटिक सेल्स में। चिंपैंजी के सोमैटिक सेल में कितने होते? हम कहते हैं 48 होते। तो इसी तरह से डिफरेंट स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डिफरेंट आपको मिलता है। क्रोमोसोम के जो एंड वाले पार्ट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या? टीलोमियर। टीलो टेल को कहते हैं मर यूनिट को, तो एंडिंग जो यूनिट्स होते हैं उन्हें क्या कहते?
टीलोमियर्स कहते। तो प्यारे बच्चों, ये सारी बातें थीं किसके हवाले से? न्यूक्लियस के हवाले से। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।